हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में पुनरुत्थान सीरीज का समापन भाग, कालांतर। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो देवयुत? ब्रह्मगणों का भविष्य, ये भवन हमारा भविष्य। बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो इस भवन के निर्माण का औचित्य भी समझ नहीं आया। औचित्य है नटयुत, माना हमारी शक्तियों का कोई जोड़ नहीं है, परंतु अगर हमारी शक्तियों में विज्ञान का भी समावेश हो जाए तो हम अविजित हो जाएंगे और फिर देवता भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। हम लगभग सभी ब्रह्मांड रक्षकों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। एक बार नागराज हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद सभी ब्रह्मांड रक्षकों का खात्मा करके और सभी महाखलनायकों को कलुषित करके पूरी धरती पर हमारा आधिपत्य होगा और हमें चुनौती देने वाला भी कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ काइलो। पावर मिल गई है पर हरकतें अभी भी वैसी हैं। आलस खत्म नहीं हो सकता तुम्हारा। एक गया, 11 बाकी। तुम सुन रहे हो ना, मैं यूं ही बकवास कर रहा हूँ। अरे सब कहाँ गए? सब हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि तुम लोगों की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उनको पसंद नहीं है। सुपर कमांडो ध्रुव। वर्तमान काल, कालांतर क्षेत्र, हिमालय। ये क्या हुआ? इमारत तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। पर गधे के सिर पर तो सींग होते ही नहीं है। होते हैं पर वो नज़र नहीं आते, जैसे तुम्हारे नज़र नहीं आते। अरे वो देखो, कालांतर फिर से दिखने लगा। तो फिर देर किस बात की, आओ अंदर दाखिल होते हैं। कमाल है, हम जब भी इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं ये गायब हो जाता है और हमारे पीछे हटते ही फिर सामने आ जाता है। शायद यह हमें भीतर प्रवेश करने की परमिशन नहीं देना चाहता। बड़े भाई, हम पक्के किस्म के ढीठ हैं, बिना परमिशन के भी दाखिल हो जाएंगे। वेदाचार्य के कथनानुसार वास्तु की त्रुटियों के कारण कालांतर समय धारा में गोचर व अगोचर होता रहता है। अगर कालांतर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को तो सुधारा नहीं जा सकता। इसमें प्रवेश करने का दूसरा ही कोई विकल्प खोजना होगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। द्वापर युग, कालांतर, अद्भुत, अकल्पनीय। परंतु यह बारंबार लोप क्यों हो रहा है? अपने वास्तु दोष के कारण। वास्तु दोष? हाँ, वास्तु दोष। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के आदेश पर किया था, परंतु ब्रह्मा के ही क्रोध से उत्पन्न कलिकों ने इसमें वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप यह भवन समय धारा में लोप होता रहता है। परंतु इस भवन को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, और आपको इस भवन के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? इस भवन के निर्माण का उद्देश्य तो परमपिता ब्रह्मा ही जाने, परंतु मुझे इस भवन के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं इस कालांतर का संरक्षक हूँ और मुझे इसका दायित्व स्वयं वासुकी ने दिया था। वासुकी को देव कालजयी ने और कालजयी को स्वयं ब्रह्मा ने। परंतु हमें यहाँ बुलाने और यह भवन दिखाने का कारण क्या है? तो मैं कलयुग जाना होगा, क्योंकि पाप के अवतार ने कलयुग को अपनी चपेट में ले लिया है। हिमालय क्षेत्र, वर्तमान काल। कौन हो तुम? मैं प्रोफेसर टी देव हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? दरअसल कालांतर युगों से मेरा निवास स्थान है, परंतु पृथ्वी के अलग अलग पुरातत्व बाहुल्य स्थानों का भ्रमण करने में व्यस्त रहने के कारण मेरा यहाँ आना कम होता है। अगर ये बिल्डिंग तुम्हारी मिल्कियत है प्रोफेसर टी देव जी, तो प्लीज़ इसका गेट पास देने का कष्ट करें। हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सॉरी मिस्टर गगन, ये कालांतर तिलिस्म है। इसमें काल यात्रा कराने की क्षमता जरूर है, परंतु इसके कई दोषों में से एक दोष ये है कि इसका द्वार एक तरफ से नहीं खुलता। क्या मतलब? कालांतर दो युगों के बीच पुल का काम करता है। जब तक दोनों तरफ से द्वार खोलने की कोशिश ना की जाए तब तक कालांतर यात्रा नहीं करा सकता है। कूल, अब तो एक ही रास्ता है। सतयुग वालों को कॉल लगाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ सर, हमें कालांतर में दाखिल होना, ज़रा अपनी तरफ का गेट खोल दो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे पास इसका कोई ना कोई हल है। हल तो वही है जो वेगा ने बताया। व्हाट? कोशिश करके देखते। मुझे द्वापर से संकेत मिल रहे हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, द्वार खुलने वाला है। तिलिस्म देव निवास स्थान, द्वापर युग। जल्दी जाओ वीरों, कालांतर का द्वार खुल रहा है। आप नहीं जाएंगे? आप दोनों प्रस्थान करें, मैं कलयुग में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तिलिस्म देव निवास, द्वापर युग। द्वापर युग में स्वागत है पश्चात काल के वीरों। तिलिस्म देव, द्वापर युग? परंतु हमें तो सतयुग जाना था। मैं आपको सतयुग में ले जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व त्रेता युग तक ही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको त्रेता युग में ले जा सकता हूँ। जब जाना जापान है तो चीन पहुँच कर क्या करेंगे?
अब तो सतयुग में जाने का एक ही विकल्प है। वह क्या? जब तक कोई सतयुग का द्वार खोलने की चेष्टा नहीं करता, मारे गए। तुम बहुत जिद्दी हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते। अगर सवाल मानवता और नाग जाति की सुरक्षा का हो तो नागराज खुद देव कालजाई की भी नहीं सुनता विसर्पी। काश तुम्हें इस बात का एहसास होता। नागराज के निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व दूसरों पर नछावर करने की भावना नहीं तो विसर्पी के तन मन और अंतरात्मा को सदैव के लिए तुम पर अर्पण कर दिया है। और अच्छा हुआ कि तुम्हें इस पल में यह एहसास नहीं रहा कि हम अपनी नाग शक्तियों द्वारा मानसिक संपर्क से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं। इश, तुम मेरे विचार पढ़ रहे थे? जानते नहीं कि नागदीप पर नागदीप सामग्री की सामराज्ञी की अनुमति बिना ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जानता हूँ। दंड अभी दोगी या इन मूर्खों को पीटने के बाद? तुम खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो मिस्टर नागराज। रुको, मैं पहले इन बेवकूफ़ों का इलाज कर लूँ, फिर तुमसे निपटती हूँ। इच्छाधारी नागों के समय का कोई मूल है भी या नहीं? कितनी देर से ये दोनों लैला मजनू एक दूसरे की आंखों में झांके जा रहे हैं। अरे हम क्या यहाँ झक मारने के लिए खड़े हैं? कड़ाम! तुझसे किसने कहा कि तू इस योग्य है तुच्छ तांत्रिक के नागदेव सम्राज्ञी विसर्पी और नाग सम्राट नागराज के सामने खड़ा रह सके? याओ! तुम अभी अशक्त हो नागराज। तुम यहीं रुको, इनसे मुझे निपटने दो। तुम अकेले इन तीनों की सम्मिलित शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती विसर्पी। चुनौती दे रही हो? आगाह कर रहा हूँ। आगाह करना चाहते हो तो अपने दुश्मनों को कर दो। इस बार तुम्हारे उनके बीच विसर्पी खड़ी है। आगे बढ़ो नगीना, अब तुम्हारी बारी। खुद क्यों नहीं आगे बढ़ते देव? मैं सहृदय यक्ष राक्षस हूँ। प्रेमी युगल को परेशान करना मुझे पसंद नहीं। फिर मैं ही ये तमाशा बंद करती हूँ। मुझसे और देखा नहीं जा रहा। या देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। तुम तीनों का मनूस चेहरा अपने नागदीप की धरती पर, इसलिए आखिरी बार कहूंगी, वापस चले जाओ नहीं तो जान से जाओगे। सावधान नाग कुमारी, मैं कन्याओं पर प्रहार करना अनुचित समझता हूँ। इसका मतलब ये ना समझना कि ऐसा करने में गरलकंठ असमर्थ है। अपनी समर्थता का प्रदर्शन करने के लिए आप तीनों इकट्ठे होकर अकेले नागराज से लड़ने आए? तीनों? तुमसे किसने कहा कि हम यहाँ सिर्फ नागराज के लिए आए हैं और सिर्फ हम तीन ही आए? चहूँ और देखो नाग कुमारी, लंगारा जाति, काल करैत जाति, दुर्दश जाति की सेनाओं के युद्धपोतों ने नागदीप को चहूँ ओर से घेर लिया है। ब्रह्मगणों की अधीनता स्वीकार करने के बाद अब इनकी नाग शक्तियाँ पहले से भी कहीं अधिक विकराल हैं। हम नागराज समेत इस नागदीप पर मौजूद एक एक इच्छाधारी नाग को बंधक बनाने आए। या तो सीधी तरह हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो और कलिकों की दास्ता स्वीकार कर लो, अन्यथा बुलाओ नागदीप के उत्कृष्ट नाग योद्धाओं को, तुम्हारे वो दुर्दम्य सेना पंचनाग और उस बुढ़े विश्या, महाविश्या और परम विश्या को, और आमरण युद्ध करो। तुमने ये भ्रम कैसे पा लिया कि नागदीप सम्राज्ञी विसर्पी बिना युद्ध की आत्मसमर्पण कर देगी? ठहरो विसर्पी, भावना और आवेश से नहीं बुद्धि से काम लो। गणरगण बहुत धूर्त है। ये जानकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है कि तुम नागदीप की इच्छाधारी नाग सेना, पंचनाग और महात्मा कालदूत समेत इसकी कलुषित हुई सेनाओं से युद्ध करो, और इसका फायदा उठाकर इनके साथ आई कलिक छाया समस्त नाग योद्धाओं को कलुषित कर देगी। मैं जानती हूँ नागराज की ये इनकी चाल है, परंतु पूरा नागदीप इस राजदंड की शक्ति द्वारा कीलित किया गया है। या अनाधिकृत रूप से द्वीप के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे, और मेरे अलावा कोई भी नागदीपवासी इनसे युद्ध करने नहीं आएगा। यह मेरा राजदंड का आदेश है। तुम लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हें राजदंड हासिल करना होगा, और जब तक विसर्पी के जिसमें सांस का एक कतरा भी बाकी है, ये राजदंड को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। विसर्पी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं मूक दर्शक बना तुम्हें अकेले मौत के मुंह में जाते देखता रहूँगा? जानती हो तुम बहुत जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें राजदंड के सुरक्षा घेरे में कैद कर रही हूँ। जब तक राजदंड मेरे हाथ में, इस सुरक्षा घेरे को भेद कर कोई तुम तक नहीं पहुँच सकेगा, और ना ही तुम खुद किसी भी तरह इससे बाहर निकल पाओगे। विसर्पी नहीं, विसर्पी बाहर निकालो मुझे। वाह, क्या अमर प्रेम है, क्या त्याग और बलिदान है। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को बचाने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रही है। मेरा तो हृदय रुदन करता ये देखकर। यदि मेरे पास हृदय होता तो। समय बहुत बर्बाद कर चुके। ये नागिन सीधी तरह नहीं मानने वाली। नागिन का फन कुचलना पड़ेगा। सुनो नागराज, जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी। आज से पहले कभी कहा नहीं, और आज के बाद शायद कभी कहने का मौका ना मिले। मैंने अपने हृदय, अपनी आत्मा से तुमसे प्रेम किया है, और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, शायद मरने के बाद भी। विसर्पी,
मरने के लिए एक एक करके आओगे या सारे के सारे एक साथ जहन्नुम जाना पसंद करोगे? आक्रमण! सारे एक साथ मिलकर टूट पड़ो! आक्रमण! काम काम! सारे एक साथ आना चाहते थे ना? चलो उठो। तो हम नाग जातियों के आने वाली नस्लें बहुत गर्व से बताएंगी कि कैसे उनके पूर्वजों की सेनाएं अकेली नागदीप साम्राज्य से पिटकर भागी थी। खाच खाच खाच! बाप रे, विसर्पी को तो मैं कोई छोई मोई राजकुमारी समझता था, जिसकी बुद्धि सारी औरतों की तरह उसके घुटने में होगी। ये तो चंडी का अवतार निकली। स्त्रियों के प्रति ऐसे विचार रखने वाले पुरुषों को कीटों की तरह बदल देना चाहिए। अगली बार मुंह सोच समझ कर खोलना। अरे उस नागिन से लड़ो मूर्खों, आपस में नहीं। नारी शक्ति पर सिर्फ एक ही चीज़ भारी पड़ सकती है, खुद नारी। मैं इससे निपटती हूँ, मेरे पास एक योजना है। तुम लोग वैसे ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तू बहुत साहसी है विसर्पी। किसी और मौके पर नगीना यकीनन सीधी लड़ाई में तेरी शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों पर रखती, लेकिन फिलहाल समय कम है। इसलिए तुझे महाभारत का अभिमन्यु बनना होगा। विसर्पी नहीं! तुम लोगों से ऐसे कायरतापूर्ण वार की ही अपेक्षा थी मुझे। मेरे तंत्र मुंड और तेरे राजदंड की ऊर्जा एक दूसरे से उलझी हुई है। अगर तूने खुद को बचाने के लिए राजदंड छोड़ा तो तू भी हारेगी, और अगर नहीं छोड़ा तो ये सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। विसर्पी के जिस्म पर होने वाले हर आघात के असहनीय पीड़ा व वेदना नागराज की आत्मा को घायल कर रहे थे। उफ विसर्पी, स्वतंत्र करो मुझे। तुम्हें कुछ हो गया तो आज नागराज की किसी की जान न लेने की कसम भंग हो जाएगी। नागराज ने खुद को उस दिन से पहले और उस दिन से ज्यादा अशक्त और असहाय कभी महसूस नहीं किया था। बाहर निकालो मुझे, मेरे नाग सैनिकों! अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का हर कतरा लगाकर भी नागराज अपनी नाग शक्तियों का आह्वान कर पाने में असमर्थ था। परंतु जब नाग शक्तियां काम नहीं आती, तब वह काम आता है जिसने उन शक्तियों का बोध कराया। हे बाबा गोरखनाथ, मैं ना अपने सब सैनिकों को शरीर से बाहर निकाल पा रहा हूँ, ना ही खुद को इच्छाधारी कड़ों में बदल पा रहा हूँ, और ना ही अपनी किसी अन्य नाग शक्ति का प्रयोग कर पा रहा हूँ। आखिर कैसे मैं कैसे बाहर निकलूँ? जब आंतरिक शक्ति शिथिल पड़ जाए तब अतिरिक्त शक्ति को अपनाना चाहिए। बस जिस प्रकार ऊर्जा ऊर्जा का संचार करती है, उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति का संचार करती है। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर बाबा गोरखनाथ मुझे दुविधा से निकालने का मार्ग दिखा गए। मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। जय बाबा गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। नागराज के प्रयास का परिणाम शीघ्र सामने आया। पंचनाग, मुझे यकीन था कि मेरी मानसिक पुकार सुनकर तुम पांचों अवश्य आओगे। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महात्मा कालदूत के पास ले चलो। नागराज की दुविधा का निदान तो बाबा गोरखनाथ ने कर दिया, पर विसर्पी को अपनी मुश्किलों का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। हार मान ले विसर्पी, छोड़ दे राजदंड। कम से कम तेरी मौत कम पीड़ादायक होगी। परंतु मुश्किलों का मुंह तोड़ कर ही विसर्पी इस योग्य बनी थी कि नागदीप के राजदंड का वर्ण कर सके। पीड़ादायक? क्या मृत्यु से अधिक पीड़ादायक कुछ होता है नगीना? आज के बाद तू जब भी पीड़ा शब्द कहेगी तो तुझे सिर्फ एक नाम याद आएगा, इच्छाधारी विसर्पी। विसर्पी अपने शत्रुओं को एहसास दिला रही थी कि कभी कभी अकेले योद्धा से अधिक मारक कुछ नहीं होता। वहीं नागराज समस्याओं के समाधान तलाश रहा था। नागराज, यदि तुम हमारे सम्मुख अशक्त व असहाय एक याचक की बात ही न खड़े होते तो ऐसी घृष्टतापूर्ण बात करने के मात्र के लिए हम अपना चीर चला तुम्हारे हृदय के पार कर चुके होते। क्षमा करें महात्मन, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का मेरा अभिप्राय कदापि नहीं था, किंतु मैं जो प्रस्तावित कर रहा हूँ उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है, यह आप भी जानते हैं। विसर्पी की स्थिति से आप तो अनभिज्ञ नहीं है महात्मन। मैं जानता हूँ यदि आप और पंचनाग राजदंड के आदेश से बंधे हुए ना होते तो अभी नागदीप के धरती करलगंड नगीना और विशंदर का लहू सोख रही होती। कालदूत के क्रोध पर नागराज के तर्क भारी पड़ रहे थे, क्योंकि आने वाला समय महात्मन कालदूत की मनोदृष्टि से छुपा नहीं था। कैसा धर्म संकट है ये! हम नाग कुमारी को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकते, और नागराज का प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। गरलगंट नगीना और विशंदर के हटास और विसर्पी की कड़ा नागदीप को गुंजायमान करते हुए कालदूत की गुफा की चट्टानों से भी टकरा रही थी। विसर्पी की खातिर मेरी विनती स्वीकार कर ले महात्मन। अठास करते उन कायरों के कलेजे फाड़ ले को मेरा न खा तो रहा महात्मन। कुछ करिए महात्मन, अब सहन नहीं हो रहा। क्रोध और तर्क में जीत तर्क की हुई। नहीं, नाग कुमारी की चीखें हमसे सुनी नहीं जा रही। हमें तुम्हारा निवेदन स्वीकार है नागराज, परंतु सात्विक और तामसिक शक्तियों में फिलहाल पलड़ा तामसिक शक्तियों का ही भारी था। अरे जरा ध्यान से मारो,
घायल नागिन औरत ही घातक हो सकती है, ये तो पहले से ही महाघातक बनी हुई है। कुंडली खोल दे विसर्पी और राजदंड हमें सौंप दे। स्वयं को इस मृत्यु तुल कष्ट और प्रताड़ना का भागी मत बना। याचक और योद्धा कभी एक नहीं होते नगीना, या तो याचना कर ले या युद्ध। तू ये चाहती है तो यही सही, तीनों सम्मिलित शक्ति ऊर्जा वार करो इस पर। तेरी कुंडली की कैद तो गई कन्या, अब तेरे हाथ से राजदंड भी जाएगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सांसें अभी भी चल रही है मेरी, जीत का उल्लास मनाने का सुख अभी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये मर जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। तो फिर आखिरी सम्मिलित वार करो और किस्सा खत्म करो। हाँ, इसके बाद नागराज का भी। अरे, नागराज कहाँ गया? अपनी प्रेयसी का हर्ष देखकर बिल खोदकर भाग निकला कालजयी का भक्त। नागराज की नाग शक्तियां निष्क्रिय हैं, वह इस घेरे से नहीं निकल सकता था। अरे, ये धरती एकाएक क्यों कांपने लगी? भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, तुम्हारा काल आ रहा है मूर्खों। अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, हर हर महादेव, बम भोले, जय बाबा गोरखनाथ। विसर्पी के जिस्म से धरा पर गिरी लहू की एक एक बूंद का हिसाब होगा आज। आज कोई कसम नागराज के वारों की तीव्रता को कम नहीं करेगी। चांद जिसकी जिम्मेदार उसकी। युद्ध मर्यादा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्त्री पुरुष मर्यादा के नियम लागू नहीं होंगे आज। आह, तूने तो कसम खाई थी कि किसी की जान नहीं लेगा नागराज, उस कसम का क्या हुआ? कसम सिर्फ मानवों के लिए है, वह भी सिर्फ तब तक जब तक वे मानव से राक्षस नहीं बनते। कसम को कमजोरी नहीं बनाता नागराज। ये नागराज की नाग शक्तियाँ तो निष्क्रिय हो गई थी ना, फिर ये इतना रौद्र, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? पता नहीं, शायद प्रेयसी की दुर्दशा देखकर पगला गया। समस्त नाग सेनाओं नागराज पर सम्मिलित आक्रमण करो। पकड़ो इसे। अगर नागराज को कलुषित कर दिया तो समझो पूरी पृथ्वी पर हमारा वर्चस्व होगा। कोशिश करके देख लो। नागराज और नागराज के शरीर में वास कर रहे असंख्य नागों को कलुषित करना असंभव है। अब कोई कलुषित नहीं होगा, क्योंकि जिनके हृदय कलुषित है उनका संहार करेगा पंचनाग धारक नागराज। अद्भुत। पंचनाग एक बार फिर नागराज के शरीर में वास कर रहे हैं। देख लो दुनिया वालों, तुम्हारे रक्षकों का हाल। ये सबक है ऐसी सोच वालों के लिए जो हमेशा बदलाव का विरोध करते हैं। ऐसे लोग अपनी असुरक्षा की भावना के कारण किस हद तक जा सकते हैं, इसका बेहतर उदाहरण इन सुपर हीरोज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमने तो आपको एक बेहतर कल की राह दिखाई थी, जहाँ हर कोई इतना सक्षम होता कि उसे न किसी सरकार की ज़रूरत होती और न किसी कानून की और न उसके रखवालों की, यहाँ तक कि भगवान की भी नहीं। इंसान खुद अपना भाग्य विधाता होता। मगर अफसोस कि ये सुपर हीरोज़ हमारी खिलाफत पर उतर आए और आप लोगों में से कुछ बेवकूफ़ उनके भड़काने में आ भी गए और हमारे खिलाफ मोर्चा खोल लिया। पर देखिए, हमने किस तरह इनके पर उतर कर इनको बेबस कर दिया। इनको तो सज़ा हम दे ही देंगे, पर आप लोगों के पास अभी मौका है। हमारा साथ दीजिए और इस महान क्रांति का हिस्सा बनिए, वरना आपकी हठ धर्मिता का नुकसान आपके हीरोज़ उठाएंगे। अगर आपने हमारे अभियान का समर्थन नहीं किया और दिव्य सुधांश लेने से मना किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। होना तो वही है जो ब्रह्मगढ़ चाहते हैं, पर यह आपको तय करना है कि आपको इसकी क्या कीमत अदा करनी है। न्यूयॉर्क सिटी वर्तमान काल। हमारी स्याह सेना से भिड़ने वाले अपने रखवालों का अंजाम देख लिया। इनकी ज़िंदगी और मौत अब तुम सबके हाथ में है। या तो ब्रह्मगढ़ों की अधीनता स्वीकार करो या इनकी मौत का नज़ारा खुद अपनी आंखों से देखो। इनकी बातों में मत आना दोस्तों, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अगर इनके जाल में फंस गए तो इंसान शायद ना मरे, लेकिन इंसानियत हमेशा के लिए मर जाएगी। अब क्या करें, इंसान बनकर जान दें या शैतान बनकर जिंदा रहें? इन सब ने हमेशा हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, आज हमारी बारी है। सही कह रहे हो भाई, मौत तो एक दिन आनी है, फिर क्यों ना अपने हीरोज़ के साथ लड़ते हुए मरा जाए। आओ, आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने संग संग जीने मरने की कसम खाई रखी है तो ऐसा ही होगा। पर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ भी नहीं पाओगे। अश्वराज के रहते कोई भी दुष्ट शक्ति अपना हित साधने में सफल नहीं हो सकती। तुकुड़ 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 तुकुड़। संगारक शक्ति को कभी दूसरा प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार वार की तीव्रता कम थी इसलिए तुम बच गए, किंतु ये सुविधा अगले बार में नहीं मिलेगी, इसलिए लौट जाओ। बड़ा गुमान है तुझे अपनी शक्ति पर तूने अभी कलिकों की शक्ति नहीं देखी है। देख लेगा तो जान निकल जाएगी। पंचाशवों ये शैतानी प्राणी तो हमारे पीछे आ रहे हैं, शायद ही हमसे स्पर्धा करने के इच्छुक हैं। आओ इनको झकाते हैं। सावधान अश्वराज, एक प्राणी हमारे काफ़ी पास आ गया है। चिंता मत करो मित्र,
इनकी दूरी तो मैं भी बढ़ा देता हूँ। भम। अश्वराज बचो, वे सामने से आ रहे हैं। बचना मुझे नहीं है पंचाशव, इनको है। स्क्रिच था। उफ, इसके वार में तो बला की शक्ति है। अगर मैं संहारक रूप में नहीं होता तो ये मेरी अस्थियों का चूड़ बना देता, परंतु अभी मुझे इसे चूड़ बनाना है। बिजली का, मुझे अपनी शक्ति दो। उफ गोजो, मेरी काफ़ी शक्ति धरा ने खींच ली है। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगी। तेरी शक्ति तो बेकार हो गई मानव। अब तू मेरे विशाल पाँव के नीचे कुचल कर मरेगा। तुम्हारी महाकाय शक्ति के दम्भ का भ्रम मैं अभी दूर करता हूँ। गुरुघंटाल, मुझे अपनी शक्ति दो। भम। अब मेरा शरीर तुम्हारे शरीर के समकक्ष है। अब करो अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तीसरी आंख की शक्ति तुझे हमेशा के लिए भस्म कर देगी। नहीं। हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्तों, पर तुमको उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। चिंता न करो मित्र, वह मानव नहीं रक्ष था, पर बाकी जो मानव थे वे मेरा सामना नहीं कर पाए तो पलायन कर गए। तुम दोनों तो गोजो अश्वराज हो ना, पास्ट के हीरो, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? संकट अपना दायरा बढ़ा रहा है, इसलिए हमें भी काल के पार आना पड़ा। यहाँ क्या हुआ था? पर लंका गोजो और अश्वराज को सारी कहानी सुनाती चली गई। कालवन, सतयुग। उफ, इन वृक्षों ने हमें इस प्रकार जकड़ लिया है कि हम तलवार भी हिल नहीं पा रहे, तिल भर भी हिल नहीं पा रहे, जबकि श्रीमान शुक्राल हम पर अंतिम प्रहार करने हेतु तत्पर हैं। अगर हमने शीघ्र कुछ न किया तो हमारा अंत निश्चित है। हमारे जीवन का उद्देश्य पाप का अंत करना है, इसलिए हमें शीघ्र ही ऐसी युक्ति भिलानी होगी जिससे हम इन पाप वृक्षों की कैद से आज़ाद भी हो जाएं और श्रीमान शुक्राल के प्रहार को विफल भी कर दें। फिलहाल हमें यहाँ से पलायन करना होगा। भाग खा रहा है कायर? नहीं भ्राता शुक्राल, हम कायर नहीं हैं। पलायन का कारण रण छोड़ना नहीं, अभी तो आपको उन वृक्षों से पृथक करना मात्र था, जिसमें हम सफल रहे। अब हमारा अगला चरण होगा आपको रण में परास्त करना, ताकि आपके अंदर की दुष्टता निकाली जा सके। तो मुझे रण में परास्त करेगा? शुक्र शिष्य शुक्राल को तुझे तो मैं अपने हाथों से चीड़ फाड़ दूंगा। अगर आप बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हो तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तिलिस्म देव निवास द्वापर युग। किसी ने सतयुग में कालांतर को जागृत किया। जागृत किया, इसका मतलब हमारी लॉटरी लग गई। अब देरी ना करो बाबा जी और हमें सतयुग पहुंचाओ। मैं वही कर रहा हूँ। कालांतर का द्वार खुल गया, अब जल्दी प्रवेश करो। फाइनली हम सतयुग में जा रहे हैं। यहाँ तो एक समस्या खत्म हो गई थी, लेकिन वर्तमान काल में UN हेडक्वार्टर की समस्या जस की तस थी। हमें बंधक बने घंटा भर हो चुका है, मैं अब और नहीं रुक सकता। रुको सुपी, मुट्ठी भर लोगों के लिए 8 अरब लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेला जा सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमें कलिकों की अधीनता स्वीकार है। वॉट? तुम पागल हो गए? आत्मसमर्पण नहीं, आक्रमण करो। अच्छी कोशिश है, पर यह ट्रिक पुरानी हो चुकी है। ये ट्रिक नहीं है। हमने समझ लिया है कि कलिकों के संरक्षण में ही हमारा और मानव जाति का भविष्य है। पर हम तुम्हारा भरोसा कैसे कर लें? हम लायबिलिटी टेस्ट देने को तैयार हैं, जैसे कि इन UN प्रतिनिधियों को ऊपर पहुँचाने का काम। मेरे रहते ये पॉसिबल नहीं होगा। तुम्हारे रहते नहीं तो तुम्हारे बाद ही सही। तुम्हारी कैद से आज़ाद होकर हमने अपनी स्किल का प्रूफ दिया, और अब इनको मारकर अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दे रहे हैं। आशा है कि अब यकीन हो जाना चाहिए। यकीन तो अब भी नहीं हो रहा, पर आंखों देखी को झुठला भी नहीं सकते। यानी हम दोस्त हुए? हाँ। तो फिर गले मिलकर गिले शिकवे दूर करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम हमारी बिरादरी में ये क्या, ये कैसा बंधन है? इसको आणविक बंधन कहते हैं दोस्तों, और इनसे आज़ाद होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें प्रयुक्त अणु तुम्हारे शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। तुम लोग इसके संपर्क में आते ही पंगु हो जाओगे। यानी ये सब चाल थी तुमको असावधान करके कैद करने की, मगर इस चक्कर में तुमने जो कत्लेआम किया है। सॉरी मैम, हमने कोई कत्लेआम नहीं मचाया। ज़रा नज़र घुमाकर देख लें, आपको सभी आज़ाद और अप टू डेट मिलेंगे। यह संभव है। हमने अपनी आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है, वह भी तब जब दिखाने वाला कोई जादूगर हो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है जादूगर विजय बहादुर सिंह का ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शो। थैंक्स जादूगर, इतने शॉर्ट नोटिस में आकर इस सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारे लिए ही पॉसिबल था। इसमें थैंक्स कैसा, मैजिक शो करना तो मेरा काम ही है। तुम्हारा इन्विटेशन मिलते ही मैं यहाँ के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, अब हमें दूषित इंसानों को ठीक करना है, वह भी वर्ल्ड वाइड। ग्रेट, पर तुमको नहीं लगता कि इस काम के लिए हमारे पास मेन पावर कुछ कम है? मैन पावर की चिंता मत करो, इस काम के लिए हमने दूसरे कालों से बंदे इम्पोर्ट किए। कालवन, सतयुग। अरे, हम तो यहाँ प्रॉब्लम की जड़ मिटाने आए थे, पर यहाँ तो देवर्ष और संग्राम चल रहा है। ये तो सतयुग के नायक योद्धा एवं शुक्राल हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहा है? मुझे इस स्थान से तीव्रतम स्तर की पाप तरंगों का आभास हो रहा है। शुक्राल इन्हीं का शिकार हुआ है।
और अब उस पाप शक्ति का भी निशाना योद्धा है, फिर तो इनकी तीव्रता कम करनी होगी। शुरुआत इसी से करेंगे। एंथोनी की मदद करनी पड़ेगी। कोशिश सफल रही। मुझे क्या हुआ था? बड़े भाई, आपकी बॉडी को कुछ प्राणियों ने जबरन रेंट पर ले लिया था, पर हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाश्चात्य काल के वीरों, आप लोग सतयुग में हमारी सहायता को कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है, फिलहाल ये बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है। और योद्धा उनको सब कुछ बताता चला गया, और फिर बाकियों से सारी सच्चाई जानने के बाद, ओह अब समझा। जिन काली शक्तियों से निपटने के लिए मैं ब्रह्मदेव की आराधना करने जा रहा था, वे इस हद तक घातक हो चुके हैं कि कलयुग के सभी श्रेष्ठ वीरों को पराजित कर चुके हैं। हमें फौरन ही ध्यान लगाना होगा ताकि कलिकों को जड़ से समाप्त किया जा सके। कलिक समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होंगे वे जो हमारे जिगर के टुकड़ों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या भला है? हम हैं वृक्ष रानियां, जो हम कलिकों की माताएं हैं, और हम कलिकों की माताएं हैं। हा हा हा। इच्छाधारी पंचनाग धारक नागराज के सम्मुख समस्त संयुक्त कलुषित नाग सेनाएं भी भला कहाँ टिकने वाली थी। यकीन नहीं आ रहा, हम जीत के इतने निकट आकर पराजित हो गए। कदापि नहीं। समस्त नागद्वीप के नाग और नागराज मिलकर भी सामना नहीं कर सकते यक्ष राक्षस गरलकंठ के रौद्र रौद्र राक्षस रूप का। उफ। नागराज अब भी अकारण जान नहीं लेता। मेरे वारों से ये सेनाएं चिर मूर्छा में चली गई हैं। जब तक ये कलुषित है, ये इसी अवस्था में रहेंगे। जान तो मैं भी नहीं लूंगा तेरी नागराज। तू कलिकों का और गरलकंठ का कलुषित दास बनेगा। महादेव का सच्चा भक्त किसी की दास्ता नहीं स्वीकारता गरलकंठ। वैसे भी नागदेव की धरती पर अनाधिकृत प्रवेश कर नाग साम्राज्ञी विसर्पी का अपमान करने की जो घृष्टता तुम तीनों ने की है, उसका दंड देने का अधिकार मुझसे अधिक किसी और का है। महात्मा कालदूत का राजदंड और नागदीप साम्राज्ञी का अपमान करने वाले नीचों, नागदीप कारगर में अनंत काल तक सड़ेंगे तुम्हारे शव। महात्मा कालदूत नागराज के शरीर में वास किए हुए थे। काल सर्पी, काल त्रिशूल और चीर जड़ा के सम्मुख नहीं टिक पाए वे कलुषित महारथी। नागराज अपने वास्तविक रूप में लौट आया। उठो विसर्पी, तुम्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है। ठहरो नागराज, तुमने महात्मा ने समस्त नागदीप के इच्छाधारियों को अपने शरीर में वास करने के लिए कैसे मनाया? ये तो मेरे राजदंड आदेश में बंधे हुए थे। राजाज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि नागदीप का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि जब शासक युद्ध पर हो और नागदीप पर संकट आए तो शासक की अनुपस्थिति में पूर्व शासक उसके स्थान पर निर्णय ले सकता है, और मैं नागदीप का पूर्व शासक हूँ। मैंने महात्मन से विनती की कि वे पंचनाग और समस्त नागदीपवासी मेरे शरीर में समाहित हो जाए। इस प्रकार ब्रह्म भाई अतिरिक्त शक्ति नाग शक्ति आने से देवयुत ने जो मेरी नाग शक्तियाँ निष्क्रिय की थी वह भी जागृत हो गई, और नागदीप वासियों की रक्षा भी हो गई। क्योंकि कलिकों के लिए एक शरीर में वास करते असंख्य नागों को एक साथ कलुषित कर पाना संभव था। अब महात्मन चाहे तो चीर चला से मेरा सीना चाक कर सकते हैं। वीरता और बुद्धिमत्ता में तुम्हारा कोई सानी नहीं नाग सम्राट। साथ ही वाक पटुता से क्रोध शांत करना भी तुम्हें खूब आता है। पंचनाग गरलकंठ, नगीना और विशंतर को नाग कारागार में कैद कर दो। और नागराज तुम जरा सुनना। वो मैं भावावेश में उस समय पता नहीं कि क्या क्या बोल गई, वैसा भूल जाना, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब कम से कम झूठ मत बोलो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कालांतर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।